हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज आगे पढ़ने जा रहे हैं हम एक्सक्रेटरी सिस्टम, क्लास 12th का 25 नंबर चैप्टर है। पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इस उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम की संरचना होती है, उस संरचना के बारे में देखा था। उसके अलग अलग जो पार्ट थे उस पार्ट के बारे में हमने उनकी संरचना भी देखी थी। आज हम जो आगे की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो देखेंगे। एक तो आपके किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में, किसकी संरचना देखेंगे, किडनी की संरचना के बारे में, और इसके अलग अलग भागों के बारे में देखेंगे। तो इस किडनी की संरचना देखने से पहले मैं पीछे वाला आपको बता देता हूँ कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। एक तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखा था कि भोजन में जो ग्लूकोज लेते हैं वो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे संग्रहित रहता है, यकृत के पास में। फिर हमने पढ़ा था उत्सर्जन, जो आपके नाइट्रोजनी अपशिष्ट के आधार पर जंतुओं के प्रकार देखे थे। एक तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु। इसके बाद में हमने देखा था कशेरुकाओं में कौन कौन से उत्सर्जी अंग है, किडनी, फेफड़े, यकृत, आंत और त्वचा, इनके बारे में देखा था। फिर हमने देखा था उत्सर्जन तंत्र के भाग कौन कौन से, किडनी के बारे में देखा था। इसकी संरचना के बारे में आज हम देखेंगे। इस किडनी के बारे में देखा था कि ये कहाँ पे स्थित होते हैं आपके, और इसका कलर, इसका वजन ध्यान में रखना। फिर आगे मूत्र नलिका के बारे में देखा था, इसका भाग देखा था। एक पेल्विस का भाग देखा था, मतलब जो आगे का कीपाकार चौड़ा भाग होता है वो आपके पेल्विस कहलाता है, जिसे वृक्क श्रोणी भी कहते हैं। फिर हमने मूत्राशय के बारे में देखा था। इसी एक थैले जैसी संरचना है जिसमें क्या होता है, मूत्र संग्रहित रहता है और मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को बाहर त्याग दिया जाता है। फिर आगे हमने क्या देखा था, ये किडनी की संरचना देखी थी, उत्सर्जन तंत्र की संरचना की कशेरुक दंड के दोनों ओर पार्श्व भाग में क्या होता है, आपके गुर्दे स्थित होते हैं। इनमें क्या होता है, दो मूत्रवाहिनी निकलती जो आगे चलकर कहाँ से जुड़ी होती है, मूत्राशय से जुड़ी होती है। एक तो इसकी स्थिति ध्यान में रखना, वजन ध्यान में रखना। फिर आगे हमने पढ़ा था ये एक किडनी की संरचना, किसकी संरचना है, एक किडनी की संरचना। कल मैंने किडनी की संरचना में आपको दो भाग बताए थे इसमें, कि इस किडनी के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, कमेंट करके बताओ। किडनी की संरचना में कल मैंने आपको दो भाग बताए थे कि किडनी की संरचना में दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं बताओ, इस डायग्राम को देखकर बताओ कौन कौन से भाग है किडनी के। किडनी के दो भाग कौन कौन से हैं, किडनी के कल मैंने दो भाग बताए थे आपको। कौन कौन से भाग है किडनी के दो भाग, डायग्राम को देखकर दो भागों के नाम बताओ। एक तो कॉर्टेक्स, एक मेड्यूला। हाँ, एक तो कॉर्टेक्स वाला भाग तो कौन सा हो जाएगा, आपके बाहरी भाग, और मेड्यूला का भाग कौन सा हो जाएगा, आपके आंतरिक भाग। मतलब जो पिरामिड के समान ये संरचना, इन भाग की जो संरचना है, इन संरचनाओं को कहते हैं आपके मेड्यूला। क्या कहते हैं, मेड्यूला। और इस मेड्यूला के बाहर ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, कणिका नुमा, ये भाग कहलाता है आपका कौन सा भाग, कॉर्टेक्स का भाग। तो किडनी की संरचना में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो होता है कॉर्टेक्स का भाग, एक होता है आपके मेड्यूला का भाग। इन दो भाग की संरचनाओं को ध्यान रखना। एक मैंने बताया था आपको कल कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है। संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या होती है किडनी की। तो किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन्स। क्या होती है, नेफ्रॉन्स। जो आपके ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला वाले भाग है, यहाँ पे अनेक सारे क्या होते हैं, आपके नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। अब देखो यहाँ पे नेफ्रॉन्स किस प्रकार रहते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। नेफ्रॉन्स की संरचना देखो इस प्रकार से, आपके यहाँ पे अनेक सारे नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। ये देखो यहाँ पे ये किडनी की संरचना है। ये सारा पार्ट, बाहर वाला पार्ट, ये सारा कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, ये पार्ट हो जाएगा कॉर्टेक्स का। कौन सा पार्ट हो जाएगा, कॉर्टेक्स का पार्ट। और ये अंदर वाला भाग, इससे अंदर का भाग, ये भाग कौन सा हो जाएगा, आपके मेड्यूला का पार्ट। कौन सा हो जाएगा, मेड्यूला का भाग। तो कॉर्टेक्स के भाग में ये आपकी नेफ्रॉन्स की संरचना, यहाँ पे ये देखो अनेक सारे नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। यहाँ पे एक नेफ्रॉन की संरचना बताई गई है आपको। ये यहाँ पे एक नेफ्रॉन्स की संरचना बताई गई है, ये एक नेफ्रॉन्स की संरचना यहाँ पे।
तो कॉर्टेक्स और मेडुला वाले भाग में क्या होता है, आपके अनेक सारे नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। इस प्रकार अनेक सारे करोड़ों लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। इस किडनी की संरचना में दो भाग देखे थे, एक तो कॉर्टेक्स का भाग, एक होता है आपके मेडुला का भाग। एक तो कौन सा होता है, कॉर्टेक्स का भाग, एक होता है मेडुला का भाग। अब देखो यहाँ पे मानव के वृक्क की आंतरिक संरचना, किडनी की आंतरिक संरचना में कितने भाग होते हैं। पहला भाग तो होता है आपके वल्कुट, जिसे हिंदी में वल्कुट कहते हैं और इंग्लिश में क्या नाम हो जाएगा, कॉर्टेक्स। और सेकेंड भाग कौन सा, आपका मध्यांश या मेडुला। दो भाग होते हैं किडनी की संरचना में। अब देखो यहाँ पे कि वल्कुट होता है, वल्कुट में जो संकरी संरचनाएं पाई जाती है, इस प्रकार जो पिरामिड होते हैं आपके, इस प्रकार अनेक सारे पिरामिड रहते हैं किडनी में। ये किडनी की संरचना होती है इस प्रकार। इन पिरामिड के बीच में जो ये संकरी संरचना है, ये इस प्रकार जो संरचना दिखाई देती है आपको किडनी में, इस प्रकार जो संरचना होती है, इन संरचनाओं को कहते हैं आपके वर्तनी के स्तंभ या बर्टनी के स्तंभ। कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में जो ये खाली संरचना दिखाई देती है, मैं डायग्राम में बता देता हूँ आपको इसकी संरचना। ये देखो, इसमें आपको ये जो खाली संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये खाली संरचना है। यहाँ पे इन खाली संकरी नुमा संरचनाओं को कहते हैं बर्टनी के स्तंभ। क्या कहते हैं, बर्टनी के स्तंभ कहते हैं। पता चल गया इस संरचना के बारे में कि बर्टनी के स्तंभ किसे कहते हैं। पता चल गया बर्टनी के स्तंभ, कमेंट करके बताओ कि कॉर्टेक्स का भाग और मेडुला के भाग के बीच में संकरी संरचना पाई जाती है, इन संकरी संरचनाओं को क्या कहते हैं, बर्टनी के स्तंभ। पता चल गया ये बर्टनी के स्तंभ किसे कहते हैं। तो आगे चलते हैं, ये पता चल गया तो बर्टनी के स्तंभ ये याद पता रखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगली संरचना क्या है आपके इसमें, अगली संरचना है एक तो कॉर्टेक्स का भाग, मेडुला का भाग, दो हो गए। बर्टनी के स्तंभ बता दिया मैंने। फिर अगला है कि इस वल्कुट के भाग में जो मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। इससे पहले मैं नेफ्रॉन्स की संरचना बता देता हूँ आपको। ये आपके नेफ्रॉन्स की संरचना, यहाँ पे ये रही नेफ्रॉन्स की संरचना, दिखाई दे रही है नेफ्रॉन्स की संरचना। अब देखो इस नेफ्रॉन की संरचना को कहाँ से स्टार्ट करना आपको देखना। सबसे पहले ऊपर वाला ये पार्ट देखो, यहाँ वाला सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट कहलाता है आपका बोमेन संपुट। क्या कहलाता है, बोमेन संपुट कहलाता है। बोमेन के संपुट के अंदर ये केशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, अनेक सारी केशिकाएं पाई जाती है जालनुमा। इन जालनुमा संरचनाओं को कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और इन दोनों की सम्मिलित जो संरचना होती है उसे कहते हैं मेलपिगिकाई। क्या कहते हैं, मेलपिगिकाई। तो अगर पूछे कि मेलपिगिकाई किसे कहते हैं, तो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मेलपिगिकाई या मेलपिगियन बॉडी कहते हैं। पता चल गया ये कि मेलपिगिकाई किसे कहते हैं, कि ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मेलपिगिकाई। जो आपके प्याले नुमा इस प्रकार की जो ये संरचना है अग्रभाग पर, और इसके अंदर जो केशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, केशिकाओं के गुच्छ को तो क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो आपके ये प्याले नुमा जो संरचना है, इस संरचना को कहते हैं आपके बोमेन संपुट। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मेलपिगिका। यहाँ पे इसका नाम बोमेन संपुट क्यों रखा, क्योंकि वैज्ञानिक बोमेन ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम बोमेन रखा गया या बोमेन संपुट कहते हैं। फिर आगे कौन सी संरचना है इसके अंदर वो देखते हैं। इस बोमेन संपुट के अंदर आप देखो यहाँ पे एक आपको अनेक छोटी छोटी एक कोशिकाएं दिखाई दे रही है बोमेन संपुट के अंदर। बोमेन संपुट के अंदर ये छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई दे रही है यहाँ पे। इन कोशिकाओं को बोलते हैं पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। ये देखो पोडोसाइट्स, जो आपके अनेक सारी ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं इसके अंदर, इन कोशिकाओं को बोलते हैं पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स क्या करती है आपके, जब यहाँ पे ब्लड आता है तो उसके छनने का कार्य करते हैं, तो वो वापस, सर वापस बताओ कौन सा बताऊं वीरेंद्र, कौन सा बताना वापस बताओ। कौन सा बताना वीरेंद्र, अच्छा ये पूरे वापस बताऊं। नेफ्रॉन्स की संरचना है ना, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इस नेफ्रॉन्स की संरचना में इसका प्रारंभिक भाग एक प्यालेनुमा संरचना के रूप में इस प्रकार का, ये देखो ये प्यालेनुमा संरचना के रूप में,
इस प्याले नुमा जो संरचना है, इस प्याले नुमा संरचना को तो क्या कहते हैं आपके बोमेन संपुट। और इस बोमेन संपुट के अंदर ही क्या होता है, अनेक सारी केशिकाओं का गुच्छ या जाल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस। केशिकाओं का गुच्छ या जाल पाया जाता है ये अनेक सारी, जिसे क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं मेल पिगी काय, मेल पिगी काय कहते हैं। ठीक है, इतना भी यहाँ पे ध्यान रखो कि मेल पिगी काय किससे कहते हैं कि बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, इन दोनों की सम्मिलित संरचनाओं को क्या कहते हैं आपके मेल पिगी काय कहते हैं। फिर अगली संरचना है यहाँ पे आपके पोडोसाइट्स। एक विशेष नाम है कि पोडोसाइट्स क्या होता है, पूछ भी लेता है कभी एग्जाम। तो पोडोसाइट्स देखो मैं जूम कर रहा हूँ इसको यहाँ पे कि बोमेन संपुट के अंदर, बोमेन संपुट के अंदर यहाँ पे आपको छोटी छोटी संरचना दिखाई दे रही होगी, ये इस प्रकार की ये संरचना, ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। अब यहाँ पे कार्य क्या होता है इन पोडोसाइट्स का वो देखो कि ये पोडोसाइट्स क्या करती है, जब यहाँ पे ब्लड आता है इस ग्लोमेरुलस में, बोमेन संपुट में रक्त आता है ब्लड, तो उस ब्लड में क्या होती है अनेक सारी अशुद्धियाँ होती है। तो ये पोडोसाइट्स की कोशिका क्या करती है, उन अशुद्धियों को यहाँ पे छानने का कार्य करती है। क्या करती है, अशुद्धियों को छानने का कार्य करती है। पता चल गया यहाँ पे पोडोसाइट्स क्या होता है, इसका क्या कार्य है, पता चल गया पोडोसाइट्स के बारे में कि पोडोसाइट्स क्या होता है। कि ग्लोमेरुलस में या बोमेन संपुट में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं। ये पोडोसाइट्स क्या कार्य करती है कि जो ब्लड आता है उस ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। इतनी संरचना आपके ये ध्यान रखना अभी इस नेफ्रॉन्स के बारे में। फिर देखो नेफ्रॉन्स का आगे का भाग, ये पीछे वाला भाग यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको। मैं यहाँ पे इस भाग को ब्लैक कर रहा हूँ थोड़ा, ये पीछे का भाग, ये ब्लैक कलर का जो मैंने ब्लैक भाग किया है, ये ब्लैक भाग इसका ये देखो ये कुंडलित भाग है ना। तो इस कुंडलित भाग को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीसीटी। क्या लिखा हुआ है, पीसीटी। पीसीटी मतलब होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। पीसीटी का मतलब क्या होता है आपके समीपस्थ, समीपस्थ कुंडलित नलिका। पीसीटी मतलब क्या होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्यों बोलते हैं इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका, क्योंकि ये क्या है आपके इस बोमेन संपुट के पास में ही है कुंडलित भाग, बोमेन संपुट के पास में है ना कुंडलित भाग, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसी समीपस्थ कुंडलित नलिका के आगे का भाग आपके क्या कहलाता है, अवरोही भुजा। अवरोही भुजा आगे चल करके किस में खुलती है, ये आपके यहाँ वाला पार्ट देखो, ये कौन सा नाम दिया गया है आपके आहारोही भुजा। एक तो होगी अवरोही भुजा, एक कौन सी होगी आपके आहारोही भुजा। अब यहाँ पे एक बात और विशेष ध्यान रखना यहाँ पे कि अवरोही भुजा और आहारोही भुजा, ये अवरोही भुजा और आहारोही भुजा को जोड़ने वाला एक विशेष प्रकार का लूप या नलिका होती है। क्या होती है, एक विशेष प्रकार की लूप या नलिका होती है। इस नलिका को बोलते हैं हेनले का लूप। क्या बोलते हैं, हेनले का लूप। क्या बोलते हैं, हेनले का लूप। पता चल गया हेनले का लूप क्या होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो आप कि एक समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका को जोड़ने वाली नलिका या लूप को क्या कहते हैं, हेनले का लूप कहते हैं। ये क्या कार्य करती है, आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका को जोड़ने का कार्य करती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अवरोही भुजा और आरोही भुजा को जोड़ने का कार्य करती है। फिर आगे चलते हैं, ये आगे आरोही भुजा आगे चल कर के कहाँ पे जाती है आपकी डीसीटी। डीसीटी मतलब हो जाएगा आपका दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या हो जाएगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसका क्या हो जाएगा, डीसीटी मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे चल कर के कहाँ पे खुलती है, ये डीसीटी आगे चल कर के कहाँ पे खुलती है, एक बड़ी सी नलिका में खुलती है और इस नलिका को क्या बोलते हैं, संग्राहक नलिका। क्या बोलते हैं, संग्राहक नलिका। अभी मैं इसकी सिर्फ संरचना बता रहा हूँ आपको नेफ्रॉन
आवाज़ आ रही है वापस? आवाज़ आ रही है वापस? सॉरी, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया बीच में। आवाज़ आ रही है ना वापस क्लियर? अब देखो वापस नेफ्रॉन्स की संरचना बता रहा था मैं कि नेफ्रॉन्स की संरचना में क्या होता है, आपके ये कुंडलित भाग होता है, प्यालेनुमा संरचना, जैसे क्या कहते हैं, वोमेन संपुट। वोमेन के संपुट के अंदर ही केशिकाओं का क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है, ये जिसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। इन सारी संरचनाओं को, इन दोनों की संरचनाओं को क्या कहते हैं, मेलपीगी काय। क्या कहते हैं, मेलपीगी काय। फिर वोमेन संपुट आगे चलकर कुंडलित नलिका में डिवाइड होता है। ये कुंडलित नलिका आपके कहलाती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे अवरोही भुजा, और अवरोही भुजा आगे चल करके किस में जाती है, आपके आरोही भुजा में। सिर्फ आप अभी यहाँ पे जो येलो कलर वाला डायग्राम है उसको ध्यान में रखो। आरोही भुजा आगे चल करके आपके डीसीटी मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है, और दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे चल करके एक बड़ी सारी संग्राहक नलिका में खुलती है। इतनी संरचना ध्यान रखना आप इस नेफ्रॉन्स के बारे में। फिर इस नेफ्रॉन्स के बारे में एक और विशेष प्रकार की यहाँ पे संरचना आप ध्यान में रखना कि इस ग्लोमेरुलस के ऊपर दो आपके नलिका लगी हुई होती है। क्या होती है, दो नलिका लगी हुई होती है। अब कौन कौन सी नलिका है यहाँ पे, उस नलिकाओं के नाम है, एक तो आपकी अभिवाही धमनिका। कौन सी है, एक तो अभिवाही धमनिका, और दूसरी नलिका का नाम है आपके अपवाही धमनिका। क्या नाम है, अपवाही धमनिका। दूसरी नलिका का क्या नाम है, अपवाही। अभिवाही धमनिका और दूसरी अपवाही धमनिका। अब आप इन दोनों में से डायग्राम को देखकर बताओ कि अभिवाही धमनिका बड़ी है या अपवाही धमनिका, कौन सी धमनी बड़ी है दोनों में से। कमेंट करके बताओ कि अभिवाही धमनिका बड़ी है या अपवाही। अभिवाही धमनिका बड़ी है या अपवाही धमनिका। व्यास देखो दोनों में से किसका बड़ा है, कौन पतली है कौन मोटी है। अपवाही धमनिका बड़ी है या छोटी है। अरे लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके व्यास की बात कर रहा हूं। उसके व्यास की बात कर रहा हूं मैं। व्यास, किसका व्यास बड़ा होगा और किसका व्यास छोटा होगा। हाँ, अपवाही धमनिका क्या है आपके, छोटी, मतलब उसका व्यास क्या है, कम। तो इस बात को यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि नेफ्रॉन्स की संरचना में अभिवाही धमनिका का व्यास ज़्यादा होता है या अपवाही धमनिका का व्यास ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अपवाही धमनिका का व्यास क्या होता है, ज़्यादा, और अपवाही धमनिका का व्यास क्या होता है, कम। अभिवाही धमनिका का व्यास ज़्यादा और अपवाही धमनिका का व्यास क्या होता है, कम। इसके पीछे रीज़न भी है, उस रीज़न को यहाँ पे क्या ध्यान में रखना कि रीज़न क्या है इन दोनों का, कि इनका जो व्यास होता है वो कम या ज़्यादा क्यों होता है। एक बात नोट ध्यान रखना यहाँ पे कि अभिवाही धमनिका क्या करती है कि जो ब्लड होता है हमारे शरीर में, उस ब्लड को लाने का कार्य कौन करती है, आपके अभिवाही धमनिका। कि ग्लोमेरुलस में ब्लड को लाने का कार्य कौन करेगी, आपके अभिवाही धमनिका। ग्लोमेरुलस में ब्लड लाने का कार्य कौन करती है, अभिवाही धमनिका। इस ब्लड आने के बाद में ग्लोमेरुलस में यहाँ पे छन जाता है, और वापिस छनने के बाद में जो शुद्ध रक्त होता है, कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त, ये शुद्ध रक्त आपके अपवाही धमनिका के द्वारा, अपवाही धमनिका के द्वारा वापिस शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। अभिवाही धमनिका के द्वारा अशुद्ध रक्त लाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे छन जाते हैं। छनने के बाद में क्या होता है, जो शुद्ध रक्त होता है वो वापिस अपवाही धमनिका के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो इस अभिवाही धमनिका का कार्य क्या हो गया कि ब्लड को लाने का, और अपवाही धमनिका का कार्य क्या हो गया, ब्लड को वापस ले जाने का कार्य हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका व्यास ज़्यादा क्यों होता है अभिवाही धमनिका का, और अपवाही धमनिका का व्यास कम क्यों होता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, उस रीज़न को यहाँ पे ध्यान रखना कि अभिवाही धमनिका में जैसे ही ब्लड आता है,
जैसे ही ब्लड आता है, ब्लड आता है तो इसमें क्या होता है, ब्लड ज़्यादा आता है, इसका व्यास ज़्यादा है तो ब्लड ज़्यादा आएगा। तो वापस क्या होता है, जब यहाँ पे ब्लड छनता है और वापस जाता है तो जाने के लिए क्या है, यहाँ पे अगली वाली जो नली है अपवाही नली, उसका व्यास क्या है, छोटा, उसका व्यास क्या है, छोटा। तो ब्लड वापस क्या होगा, कम जाएगा आगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, एक दाब उत्पन्न होता है। दाब उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, ब्लड को अच्छे प्रकार से छनने का टाइम मिल जाता है। उस दाब के कारण ही क्या होता है, ब्लड यहाँ पे छनता है कि ब्लड ज़्यादा आता है और जाएगा कम। तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक दाब लगेगा और जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ब्लड को छनने में टाइम मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि दोनों का व्यास क्या होता, बराबर होता, तो जितना ब्लड आता उतना ही वापस चला जाता उसी टाइम में, तो उसको छनने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, अभिवाही धमनिका के द्वारा जितना ब्लड आता है, अपवाही धमनिका के द्वारा उतना ब्लड ना जाकर यहाँ पे उसको छनने के लिए टाइम मिल जाता है। इसीलिए ये क्या होता है कि अभिवाही धमनिका का व्यास क्या होता है, ज़्यादा, और अपवाही धमनिका का व्यास क्या होता है, कम होता है। समझ में आ गया इतना कि अभिवाही धमनिका का कार्य क्या है, अपवाही धमनिका का कार्य क्या है, इसका व्यास कम ज़्यादा क्यों होता है। समझ में आ गया, कमेंट करके बता दो कि इन दोनों का व्यास कम या ज़्यादा क्यों होता है और इनका कार्य ध्यान में रखना। समझ में आ गया, बता दो कमेंट करके। चलो फिर आगे चलते हैं। ये आप इतनी संरचना नेफ्रॉन्स के बारे में एक बार ध्यान रखना, फिर इसकी कार्यविधि भी पढ़ेंगे आगे। हम वापस चलते हैं अब। इनमें ये जो मैंने भाग बताए थे उन भागों के नाम ध्यान रखना, ठीक है, कि अभिवाही धमनिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट। फिर आगे वापस चलते हैं हम इसकी संरचना के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो किडनी का आपके कोर्टेक्स वाला भाग था, कौन सा भाग था, कोर्टेक्स का भाग। किडनी के अंदर जो कौन सा भाग था, कोर्टेक्स का भाग था। इस कोर्टेक्स के भाग में एक तो मैंने बर्टनी के स्तंभ की परिभाषा बता दी। फिर आगे यहाँ पे क्या आपके मेल पिगिकाई, मेल पिगिकाई में अभी मैंने बताया था दो संरचना होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस, और एक कौन सी संरचना होती है आपके, बोमेन संपुट की होती है। कौन सी होती है, बोमेन संपुट। फिर अगला भाग है समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये तीन भाग ध्यान रखना। जो किडनी की संरचना होती है उस कोर्टेक्स वल्कुट वाले भाग में कौन कौन सी संरचना उपस्थित होती है आपके, मेल पिगी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये आपके तीन भाग किसमें उपस्थित होते हैं, कोर्टेक्स वाले भाग में। और बाकी के जो आपके रह गए ये दो भाग कौन कौन सा, हेनले का लूप और संग्राहक नलिका, ये दो भाग किसमें होते हैं आपके, मध्यांश में। पता चल गया कि किस प्रकार उपस्थित होते हैं। देखो इसकी संरचना में यहाँ पे क्या है आपकी, ये किडनी की संरचना है। यहाँ पे इस किडनी की संरचना में क्या होता है, ये बाहर वाला जो भाग है यहाँ पे, ये पूरा बाहर वाला भाग, बाहर वाला कौन सा आपका, कोर्टेक्स का भाग है, वल्कुट का भाग। तो वल्कुट के भाग में, इस वल्कुट वाले भाग में आपके कौन सी संरचना उपस्थित है, वल्कुट वाले भाग में ये तीन संरचना उपस्थित है। एक तो कौन सी, मेल पिगिकाई, समीपस्थ कुंडलित नलिका, एक दूरस्थ कुंडलित नलिका। और जो आपके मध्यांश वाला भाग है, ये आपके यहाँ पे मध्यांश वाला भाग, ये पिरामिड के समान जो संरचना है आपके, ये पिरामिड के समान जो संरचना है, इस पिरामिड के समान संरचना में कौन सी संरचना उपस्थित होती है आपके, इन पिरामिड के समान संरचना में आपके दो संरचना होती है। एक तो कौन सी, हेनले का लूप होता है, एक कौन सा होता है आपके, संग्राहक नलिका। तो पता चल गया कि कोर्टेक्स वाले भाग में कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं और मध्यांश वाले भाग में कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं। इतना पता चल गया। यहाँ पे कमेंट करके बता दो कि वल्कुट के भाग में नेफ्रॉन्स की कौन सी संरचना पाई जाती है और मेडुला भाग में नेफ्रॉन्स की कौन सी संरचना पाई जाती है। कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। ये इतनी आपकी किडनी की आंतरिक संरचना पढ़ ली। फिर हमारे अगला टॉपिक है आपके नेफ्रॉन्स के भाग। किसके भाग है, नेफ्रॉन्स के भाग है। मैंने अभी नेफ्रॉन्स की संरचना बताई थी आपको कि नेफ्रॉन्स की संरचना में कितने भाग होते हैं, टोटल 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, टोटल 6 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग हो गए आपके कौन सा, मेल पिगिकाई। सेकेंड भाग हो गए आपके कौन सा, ग्रीवा का भाग। थर्ड नंबर भाग कौन सा हो गया आपके, समीपस्थ कुंडलित नलिका।
4 नंबर भाग कौन सा हो गया आपके हेनले का लूप, और 5 नंबर कौन सा हो गया आपके दूरस्थ कुंडलित नलिका। इससे हमने समीपस्थ कुंडलित नलिका को शॉर्ट में क्या लिखा था वहाँ पे PCT, और दूरस्थ कुंडलित नलिका को क्या लिखा था DCT, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और संग्राहक नलिका लस्ट का जो अंतिम भाग, ये 6 भाग थे आपके। नेफ्रॉन्स की संरचना में कितने भाग थे, टोटल 6 भाग थे। मेल पिगी काय की संरचना में 2 भाग होते, कौन कौन से, बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ। पता रहेगा ये इतने पार्ट यहाँ पे कि मेल पिगी की संरचना में 2 भाग होते हैं, बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ। और जो ग्रीवा का भाग, समीपस्थ कुंडली नलिका, हेनले का लोब, दूरस्थ कुंडली नलिका और संग्राहक नलिका, ये आपके सारे इस डायग्राम में पड़े। आप इस डायग्राम को अच्छे से वापस देख लेना, इस डायग्राम को। ये आपके बोमेन संपुट का भाग हो गया, ये बोमेन संपुट का भाग, ये दोनों क्या कहलाते हैं आपके मेल पिगी का, ये हो गया पहला भाग। और ग्रीवा का भाग, ये आपके समीपस्थ कुंडली नलिका, यहाँ पे ग्रीवा मतलब इसके पीछे की जो गर्दन है, ये हो गया दूसरा भाग। फिर तीसरा भाग था हमारे कौन सा, दूरस्थ कुंडलित नलिका DCT, ये हो गया तीसरा भाग। 4th नंबर भाग कौन सा था आपके हेनले का लूप, ये यहाँ पे हेनले का लूप हो गया 4th नंबर। फिर 5 नंबर कौन सा था आपके पार्ट, 5 नंबर था एक संग्राहक नलिका का, कौन सा था 5 नंबर आपके संग्राहक नलिका का पार्ट हो गया, ठीक है। संग्राहक नलिका के पार्ट के बाद में एक आपके था पार्ट, इसमें आपके ये समीपस्थ कुंडलित नलिका का। टोटल कितने पार्ट हो गए आपके, 6 भाग हो गए। इसके कितने भाग हो गए, टोटल आपके 6 भाग हो गए। एक तो मेल पिगी काय, ग्रीवा का भाग, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका, ये टोटल 6 भाग किसके आपके नेफ्रॉन्स के भाग है। अब एक एक की संरचना के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मेल पिगी काय के बारे में देखते हैं कि इसकी संरचना में क्या होता है। मेल पिगी काय के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, एक तो बोमेन संपुट, एक कौन सा होता है केशिका का गुच्छ, ये 2 भाग होते हैं। बोमेन संपुट में मैंने आपको एक विशेष प्रकार की संरचना बताई थी, उस संरचना को क्या नाम दिया था हमने, पोडोसाइट्स। क्या नाम दिया था, पोडोसाइट्स। और इस पोडोसाइट्स का मैंने आपको कार्य भी बता दिया कि ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। बस इतना ध्यान रखना आपको इस बोमेन संपुट के बारे में। फिर आगे बात करते हैं इस केशिका गुच्छ की, कि केशिका गुच्छ में आपके कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो इस केशिका गुच्छ का मैं आपको डायग्राम बनाकर बता देता हूँ। केशिका गुच्छ का की डायग्राम किस प्रकार का होता है, ये आपके केशिका गुच्छ का डायग्राम है। एक ये देखो यहाँ पे जो नलिका निकली इधर वाली, ये तो हो जाएगी आपके अभिवाही, कौन सी हो जाएगी, अभिवाही धमनिका। और जो इधर वाली नलिका जा रही है, ये कौन सी हो जाएगी आपके अपवाही धमनिका। पीछे की ओर जो आपके जुड़ी होती है संरचना पूरी, या फिर मैं डायग्राम ही आपको इसको बता देता हूँ, डायग्राम पूरा, कि जो इतनी संरचना आपके यहाँ पे ये संरचना आपके कहलाती है केशिका गुच्छ की। किसकी संरचना कहलाती है, केशिका गुच्छ की संरचना। इसमें एक तो कौन सी होती है आपके, ये बड़ी व्यास वाली, ये तो होती है अभिवाही धमनिका, और जिसका कम व्यास होता है वो कौन सी होती है आपके अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका का कार्य बता दिया मैंने, अपवाही धमनिका का कार्य बता दिया कि अभिवाही धमनिका क्या कार्य करती है, ब्लड को लाने का कार्य करती है, जबकि अपवाही धमनिका वापस शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है। इसके बाद में अगला भाग आपके ग्रीवा का भाग, कि बोमेन संपुट के पीछे ये एक संकरी नलीनुमा यहाँ पे भाग होता है, जिसे कौन सा भाग कहते हैं, ग्रीवा का भाग। ग्रीवा के भाग के बाद में अगला भाग होता है आपके इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका। कौन सा भाग होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। कि ग्रीवा का भाग आगे चल कर के एक नली, संकरी नलीनुमा संरचना में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे चल कर के किस में खुलती है, आपके दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे चल कर किस में खुलती है, आपके संग्राहक नलिका में खुलती है। ये इतनी आप संरचना ध्यान रखना। और ये बीच वाली संरचना यहाँ पे, इसे बोलते हैं हेनले का लूप। क्या बोलते हैं, हेनले का लूप। हेनले का लूप मतलब एक यू आकार की संरचना है, ये यहाँ पे यू आकार की संरचना। तो ये क्या कार्य करते हैं, आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका को जोड़ने का कार्य कौन करते हैं, आपके हेनले का लूप। समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका को जोड़ने का कार्य कौन करते हैं, हेनले का लूप। फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे चल कर के किस में खुलती है, आपके संग्राहक नलिका में।
अनेक सारी संग्राहक नलिका मिलकर एक मोटी संग्राहक नलिका बनाती है और जिसे क्या कहते हैं, बेलिनाई की वाहिनी। क्या कहते हैं, बेलिनाई की वाहिनी। बेलिनाई की वाहिनी, बुक में नाम है इसका, देख लेना कि अनेक संग्राहक नलिका मिलकर, ये देखो ये साइड में संग्राहक नलिका निकली हुई है इसके, ये इस संरचना के देखो साइड में अनेक सारी ये संग्राहक नलिका निकली हुई है। इस प्रकार की अनेक सारी संग्राहक नलिका मिलकर एक मुख्य या मोटी संग्राहक नलिका बनाती है और इस संरचना को क्या कहते हैं, बेलिनाई की वाहिनी। इस संरचना को क्या कहते हैं, बेलिनाई की वाहिनी। इतनी आपकी नेफ्रॉन्स की संरचना में थी कि नेफ्रॉन्स की संरचना में कितने पार्ट होते हैं, टोटल 6 भाग होते हैं। मेलपीकी काय, ग्रीवा, समीपस्थ कुंडली नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडली नलिका और संग्राहक नलिका। इतना पता चल गया आपको इस नेफ्रॉन के भाग के बारे में, संरचना के बारे में। कमेंट करके बता दो, फिर आगे चलते, आज ये चैप्टर पूरा करना है। नेफ्रॉन्स की संरचना इतनी पता चल गई। चलो आगे चलते हैं। तो नेफ्रॉन्स के भाग हो गए। फिर अगले हमारा टॉपिक है आपके उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, कि मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब मैंने आपको बताया था कल ही कि मानव होता है वो किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। बताओ किस नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है। मानव किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, कमेंट करके बताओ। मानव किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। यूरिया, बिल्कुल करेक्ट है कि मानव होता है वो किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो एक मेरा आपको उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, उसका आंसर बताना आपको कि मेंढक है वो मेंढक किसका उत्सर्जन करेगा। बताओ मेंढक होता है, मेंढक किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। मेंढक किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। मेंढक किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, बताओ। उसमें मैंने नहीं बताया था, मैं पूछ रहा हूँ आपको कि मेंढक किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। यूरिक अम्ल। वीरेंद्र यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि मेंढक होता है वो आपके अमोनिया और यूरिक अम्ल दोनों ही पदार्थों का उत्सर्जन करता है। और वो किस समय करता है ये मैं बता रहा हूँ कि जब मेंढक की लार्वा अवस्था होती है। लार्वा अवस्था मतलब जब अंडे उस मेंढक देता है तो उससे पहली जो अवस्था निकलती है वो कहाँ पे रहती है, आपके पानी में रहती है। कहाँ पे रहती है, पानी, या जिसे हम क्या कहते हैं, टेडपोल लार्वा। क्या कहते हैं, टेडपोल लार्वा। ये टेडपोल लार्वा शुरुआती में किसका उत्सर्जन करती है, अमोनिया का, क्योंकि ये क्या करती है, पानी में रहती है। सर्वप्रथम तो इसके पास पानी क्या है, पर्याप्त मात्रा में। मेंढक की जो लार्वा अवस्था मतलब जब ये अंडे देता है तो इससे एक अवस्था निकलती है, प्रथम अवस्था, उससे बोलते हैं लार्वा अवस्था। ये लार्वा अवस्था कहाँ पे रहती है, पानी में, जिसे हम टेडपोल अवस्था भी कहते हैं। तो ये पानी में रहती है, तो उस समय ये किसका उत्सर्जन करता है, आपके अमोनिया। उस समय ये किसका उत्सर्जन करता है, अमोनिया। जैसे ये टेडपोल लार्वा किस में चेंज हो जाता है, आपके वयस्क में। किस में चेंज हो जाता है, वयस्क में। तो वयस्क में चेंज होते ही, परिवर्तित होते ही ये आपके यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है, यूरिक अम्ल का, क्योंकि ये फिर क्या करता है, पानी से बाहर आ जाता है मरुस्थल में, ठीक है, धरती पर क्या, सॉरी, रेत पर, मिट्टी पर। तो ये क्या करता है, आपके यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। जो लार्वा अवस्था होती है वो तो आपके अमोनिया का उत्सर्जन करती है, वयस्क होता है वो आपके यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। ये आपके मेंढक के बारे में इतना ध्यान रखना कि लार्वा अवस्था होती है वो अमोनिया का, और जो आपके फिर वयस्क होने के बाद में ये आपके यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती है। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे कि हम पढ़ रहे थे आपके उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। अब देखो इसमें उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया आपके 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में। ये 3 चरण आपके कौन कौन से हैं। एक तो चरण हो जाएगा आपका परानिस्यंदन। कौन सा हो जाएगा, परानिस्यंदन। सेकंड चरण हो जाएगा आपका कौन सा, वर्णात्मक पुनः अवशोषण।
और थर्ड नंबर चरण हो जाएगा आपका स्त्रावण या सिक्रेशन बोलते हैं। अब इसमें जो मैंने इंग्लिश वर्ड लिख रखे हैं उन इंग्लिश वर्डों पे थोड़ा ध्यान देना, उससे अपने आप ही मतलब निकल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक मैंने लिखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्टर मतलब क्या होता है? फिल्टर मतलब क्या होता है? छानना। यहाँ पे क्या है? सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब चयन करना, सिलेक्शन करना, सेलेक्ट करना तो चयन करना। और यहाँ पे सिक्रेशन मतलब स्त्रावण। सबसे पहले क्या होता है कि अभिवाही धमनिका में जो ब्लड आता है, कहाँ पे आता है? सबसे पहले अभिवाही धमनिका में। अभिवाही धमनिका में जो ब्लड आता है, वो अभिवाही धमनिका में ब्लड आने के बाद में ग्लोमेरुलस में आता है। कहाँ पे आता है? ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस में आते ही ये ब्लड क्या होता है? यहाँ पे उस ग्लोमेरुलस के छलनी प्रभाव के कारण, छलनी प्रभाव मतलब छानने का जो प्रभाव होता है उसमें, उस छलनी प्रभाव के कारण ब्लड क्या होता है? वहाँ पे छन जाता है। और छनने के बाद में जो अशुद्धियाँ होती है, वो अशुद्धियाँ कहाँ पे आ जाती है? बोमेन संपुट में। यहाँ पे आ जाती है। अनेक सारी ये अशुद्धियाँ पड़ी रहती है बोमेन संपुट में। ये अशुद्धियाँ कहाँ पे आ जाती है? बोमेन संपुट में। और जो शुद्ध रक्त होता है, वो शुद्ध रक्त वापिस किसके द्वारा ले जाया जाता है? अपवाही धमनिका के द्वारा। किसके द्वारा ले जाया जाता है? अपवाही धमनिका के द्वारा। कि अभिवाही धमनिका के द्वारा ब्लड आता है, कहाँ पे आता है? ग्लोमेरुलस में। और वापिस जो शुद्ध रक्त होता है वो अपवाही धमनिका के द्वारा ले जाया जाता है। और जो अशुद्धियाँ होती है वो यहाँ पे आपके ग्लोमेरुलस में छन जाती है। ग्लोमेरुलस में छन जाती है। छनने के बाद में क्या होता है? जो अशुद्धियाँ छनी हुई है, मान लो उन अशुद्धियों में आपके कोई भी आवश्यक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, लवण, विटामिन और जल हो रह भी गए तो उनका क्या किया जाता है? वापिस पुनः अवशोषण, मतलब वापिस उनका क्या किया जाता है? आपके अवशोषण किया जाता है। अब ये अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है वो मैं बता देता हूँ आपको कि ये आपके संरचना है यहाँ पे किसकी? नेफ्रॉन्स की। ये आपके यहाँ पे क्या है? ग्लोमेरुलस है। यहाँ पे अनेक सारी अशुद्धियाँ आ गई। अशुद्धियों के साथ में एक आवश्यक पदार्थ भी छन जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज क्या होता है? शरीर के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि विटामिन से कोई, या फिर कोई मान लो खनिज लवण है, कोई खनिज लवण है। इन खनिज लवण भी क्या होते हैं? ये इस मूत्र के साथ में यहाँ पे छन जाते हैं। तो इनको वापस क्या किया जाता है? जैसे ही आगे समीपस्थ कुंडलित नलिका में जाते हैं यहाँ पे, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में विशेष प्रकार के रोम उपस्थित होते हैं। और इन रोम को क्या कहते हैं वो आप कमेंट करके बताओ। मैंने आपको पाचन तंत्र का जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक अवशोषण के लिए विशेष संरचना बताई थी मैंने, जो आपके अवशोषण का कार्य करते हैं। उन संरचनाओं को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र में छोटी आंत में विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती थी जिसके द्वारा अवशोषण किया जाता था, अवशोषण की सतह बढ़ जाती थी। उन संरचनाओं को क्या कहते थे वहाँ पे बताओ? उन संरचनाओं का नाम बताओ। पाचन तंत्र में पढ़ा था कि आपकी विशेष प्रकार की छोटी आंत में संरचना पाई जाती है, उसके द्वारा वहाँ पे अवशोषण किया जाता है ग्लूकोज का। ओडाई का अवरोधनी, महावीर ये नहीं है ओडाई का अवरोधनी, ओडाई का अवरोधनी नहीं है। कुछ और विशेष प्रकार की संरचना थी वहाँ पे आंत में जिसके द्वारा अवशोषण किया जाता था। किसके द्वारा अवशोषण किया जाता था? वसा का अवशोषण भी किया जाता था एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा। उन संरचनाओं को क्या बोलते हैं? रसांकुर। क्या कहते हैं? तो विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांकुर। इन रसांकुर के द्वारा क्या किया जाता था? आपके वहाँ पे अवशोषण किया जाता था। इसी प्रकार यहाँ पे समीपस्थ कुंडलित नलिका में आपके क्या उपस्थित होते हैं? सूक्ष्मांकुर, या जिसे हम बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं? रसांकुर। इन सूक्ष्मांकुर और रसांकुर के द्वारा जो आपके ग्लूकोज है, विटामिन है, खनिज लवण है, इन खनिज लवणों का यहाँ पे क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। इतना पता रहेगा।
कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में क्या किया जाता है, जो आपके आवश्यक पदार्थ छन गए हैं अशुद्धियों के साथ में, उनका वापिस क्या किया जाता है, पुनः अवशोषण किया जाता है। वापिस अवशोषण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आपके पुनः अवशोषण। वापिस अवशोषण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आपके पुनः अवशोषण बोलते हैं। इतना पता रहेगा यहाँ तक। निस्यंदन मतलब क्या होता है, ब्लड का छनना। वर्णात्मक पुनः अवशोषण मतलब क्या होता है कि जो आपके अशुद्धियों के साथ में ग्लूकोज, विटामिन, खनिज लवण छन गए आवश्यक पदार्थ, उनका वापस क्या करना, अवशोषण करना, ये क्या कहलाता है, आपके पुनः अवशोषण कहलाता है। अब पुनः अवशोषण किस पदार्थ का किस में कौन से भाग में किया जाता है, वो आप इस संरचना में देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस संरचना में थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ इस डायग्राम को, कि जो आपके ये हेनले का लूप, ये यहाँ पे बोमेन संपुट है, ये संरचना बोमेन संपुट की। इस बोमेन संपुट की संरचना के पीछे ये ग्रीवा का भाग, ग्रीवा का भाग कौन सा कहलाता था, आपके यहाँ पे पीसीटी, क्या कहलाता था, पीसीटी। पीसीटी मतलब क्या होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इस समीपस्थ कुंडलित नलिका का भाग कौन सा, आपके देखो एक तो हो जाएगा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, विटामिन, लैक्टेट, यूरिया और यूरिक एसिड। इनमें से आपके किसका अवशोषण किया जाता है, आपके ये ऊपर वाले जो पदार्थ है, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, विटामिन, लैक्टेट, इनका तो क्या किया जाता है, वापस अवशोषण किया जाता है। ठीक है, इनका तो क्या किया जाता है, वापस अवशोषण किया जाता है। फिर आगे आपके जो सोडियम आयन होते हैं, क्लोरीन आयन होते हैं, इनका अवशोषण कहाँ पे कर लिया जाता है, आपके दूरस्थ कुंडलित नलिका में। कहाँ पे कर लिया जाता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में। फिर आपके जो यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, उन सारों को क्या किया जाता है, आपके इस समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा आगे कहाँ पे भेज दिया जाता है, आपके दूरस्थ कुंडलित नलिका में। और यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना कि जल का अवशोषण कहाँ पे किया जाता है, आपके ये यू आकार की नलिका, ये होता है आपके हेनले का लूप। क्या होता है, हेनले का लूप। इस हेनले के लूप में जल का अवशोषण किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, हेनले के लूप में, जो आपके क्या कार्य करता है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका को जोड़ने का कार्य करता है। ये आपके अवशोषण की सतह यहाँ पे थी कि अवशोषण कहाँ पे किया जाता है, वापस किन पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण करने के बाद में जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको वापस बाद में संग्राहक नलिका के द्वारा, ये संग्राहक नलिका आगे कहाँ पे खुलती है, आपके मूत्राशय में, और मूत्राशय के द्वारा ये इसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग के द्वारा इसको वापस बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये आपके नेफ्रॉन्स की क्रियाविधि यहाँ पे थी कि किस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है। वापस देख लो आप इसको कि सबसे पहले आपके कौन सा है, एक तो है आपके परानिस्यंदन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, फिल्टर करना। किसको फिल्टर किया जाता है, रक्त को। किसके द्वारा फिल्टर किया जाएगा, ग्लोमेरुलस के द्वारा। ग्लोमेरुलस के द्वारा क्या किया जाएगा, रक्त को फिल्टर किया जाएगा। यहाँ पे ब्लड आता है अभिवाही धमनिका के द्वारा, किसमें, ग्लोमेरुलस में। यहाँ पे ब्लड क्या हो जाता है, छन जाता है, और जो शुद्ध रक्त होता है वो वापस अभिवाही धमनिका के द्वारा वापस शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे छना हुआ जो रक्त है, यहाँ पे जो अशुद्ध है, उसके साथ में जो विटामिन होते हैं उनका अवशोषण कहाँ पे कर लिया जाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे चलकर किस में खुलती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे किस में खुलती है, संग्राहक नलिका में। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो संग्राहक नलिका के द्वारा कहाँ पे, बाहर त्याग दिए जाते हैं। ये आपकी इतनी संरचना थी, आपके सारी प्रोसेस किसकी थी, उत्सर्जन या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। छानना क्या कहलाता है, परानिस्यंदन। आवश्यक जो आपके ग्लूकोज, एमिनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन, उनका वापस अवशोषण करना क्या कहलाता है, पुनः अवशोषण। और अपशिष्ट जो आपके नाइट्रोजन अपशिष्ट है उनका बाहर उत्सर्जन करना क्या कहलाता है, आपका सिक्रेशन कहलाता है या स्त्रावण कहलाता है। इतना कंप्लीट है यहाँ तक, कमेंट करके बता दो। इतना कंप्लीट है यहाँ तक, कमेंट करके बता दो। इतना कंप्लीट है तो आगे चलते हैं फिर। आगे चले फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे
उत्सर्जन संबंधित रोग। अगला टॉपिक क्या है हमारे, उत्सर्जन संबंधित रोगों के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्सर्जन संबंधित जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ऐसे तो आपकी बुक्स में टोटल रोग है आपके 17-18 रोग है, उनमें से मैं आपके मेन जो रोग है वो बता रहा हूँ। सबसे पहला रोग है आपके यूरेमिया। क्या नाम है, यूरेमिया। अब देखो इसमें यूरेमिया होता क्या, यूरेमिया से एक नाम बन रहा है यहाँ पे, क्या नाम बन रहा है, यूरिया। क्या नाम बन रहा है, यूरिया नाम बन रहा है। यूरिया नाम बन रहा है तो इसमें क्या होता है, जब रक्त में यूरिया की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। रक्त में क्या होता है, यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं। अब यूरिया क्या है, विषैला तो है थोड़ा बहुत, और इसकी रक्त में मात्रा बढ़ जाती है तो इस कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पता चल गया यूरेमिया के बारे में कि रक्त में यूरिया की अधिक मात्रा हो जाती है जिसे क्या कहते हैं, यूरेमिया। रक्त में क्या होता है, यूरिया की अधिक मात्रा हो जाती है जिसे क्या कहते हैं, यूरेमिया। अब यूरिया क्या आपके विषैला है और रक्त में इसकी मात्रा बढ़ेगी तो जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है, आपके मृत्यु हो सकती है। यह है आपके यूरेमिया के बारे में। रेडी है ये यूरेमिया। फिर आगे चलते हैं अगला रोग के बारे में कि रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है जिसे यूरेमिया कहते हैं और इसके कारण क्या हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। रेडी है यहाँ तक ये यूरेमिया। बस इतना ध्यान रखो, रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक जिसे यूरेमिया कहते हैं और जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु। चलो यूरेमिया रेडी। यूरेमिया सिर्फ नाम याद रखो, यूरेमिया से जोड़ दो आप यूरिया, रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक। फिर आगे नेक्स्ट है हमारे कि इसमें गाउट, कौन सा रोग है, गाउट। अब इस गाउट रोग के बारे में देखते हैं कि ये गाउट रोग क्या होता है। इस गाउट रोग के बारे में देखते हैं कि गाउट में क्या रोग होता है। एक बात तो इसमें आप याद रखना कि ये एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक डिजीज है, मतलब आनुवांशिक बीमारी या आनुवांशिक रोग है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। एक आनुवांशिक बीमारी एक प्रकार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने एक कल बताया था कि जो गठिया की बीमारी होती है, जो जोड़ों में दर्द होता है, तो उसमें समय जोड़ों में कौन सा अम्ल जमा हो जाता है, कमेंट करके बताओ। मैंने कल बताया था कि गठिया की बीमारी या जोड़ों में दर्द होता है तो उस समय कौन सा अम्ल जमा हो जाता है। जोड़ों में जो दर्द होता है तो उस समय कौन सा अम्ल जमा हो जाता है जोड़ों में, मैंने कल बताया था, यूरिक अम्ल। बिल्कुल करेक्ट है वीरेंद्र, कि जोड़ों में क्या हो जाता है, आपके यूरिक अम्ल एकत्रित हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है और उसे क्या कहते हैं, गठिया की बीमारी, या आप उसे क्या बोल सकते हो, गाउट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, गाउट बोल सकते हो। ये आपके है आनुवांशिक बीमारी, किसमें क्या होता है, जोड़ों में क्या होता है, आपके यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, यूरिक अम्ल जमा हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है जिसे गठिया की बीमारी या क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। याद रहेगा इतना। यूरेमिया मतलब यूरिया में क्या होता है, अधिक मात्रा में जो आपके रक्त में यूरिया की अधिक मात्रा हो जाती है। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड जमा हो जाता है किसमें, जोड़ों में, और ये एक प्रकार की क्या आपके आनुवांशिक बीमारी। दो याद रहेंगे, यूरेमिया और गाउट। फिर आगे चलते आपके एक विशेष ही प्रकार का जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते भी हैं इस रोग को, और आपने कभी इस पे विचार भी किया होगा ये किस प्रकार का रोग होता है, सोचा भी होगा इसके बारे में। तो इस रोग का नाम है आपके किडनी स्टोन, या जिसे हम आम भाषा में किडनी स्टोन को क्या बोलते हैं, बताओ कमेंट करके कि किडनी स्टोन को आम भाषा में क्या बोलते हैं। किडनी स्टोन, स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर। क्या बोलते हैं इसे आम भाषा में, किडनी स्टोन को, किडनी स्टोन को आम भाषा में बोलते हैं पथरी। क्या बोलते हैं, पथरी बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैं इसका आपको डायग्राम भी बताऊंगा कि किस प्रकार हमारे यहाँ पे जो किडनी होती है उसमें पथरी जमा हो जाती है। अब यहाँ पे पथरी का नाम ले रहे हैं तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि पथरी किस प्रकार जमा होती है हमारे शरीर में। तो उस समय क्या होता है हमारे शरीर में, एक मिनट थोड़ा रुकना आप।
इस किडनी स्टोन को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, पथरी बोलते हैं। ये पथरी पहली बात तो कि यहाँ पे कौन से यौगिक की बनती है, तो ये बनती है आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा यौगिक होता है, एक कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये आप इस नाम याद रखना कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण हमारे जो किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, उनमें क्या बन जाती है, पथरी बन जाती है। ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसको याद रखना आप कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण क्या होता है, हमारी जो किडनी होती है उसमें पथरी जमा हो जाती है। अब ये पथरी किस प्रकार की होती है, मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूँ पथरी का। देखो यहाँ पे इस पथरी के डायग्राम में देखो, ये आपके यहाँ पे विशेष प्रकार के आपको ये एक पत्थर के समान ये संरचना दिखाई दे रही है। ये दिखाई दे रही है ना किडनी में विशेष प्रकार की संरचना, पथरी में ये पथरियाँ दिखाई दे रही है। इस प्रकार की पत्थर के समान संरचना बन जाती है, ये किडनी में पत्थर के समान संरचना बन जाती है। इन पत्थर के समान संरचनाओं को क्या कहते हैं, किडनी स्टोन। क्या कहते हैं इनको, किडनी स्टोन। इन पत्थर के समान संरचनाओं को क्या कहते हैं, किडनी स्टोन। क्या कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं। ये किडनी स्टोन किस यौगिक की बनी होती है, मैंने बताया था अभी आपको, कैल्शियम ऑक्जेलेट। किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये आपके इस प्रकार की यहाँ पे पथरियाँ जम जाती। अब यहाँ पे क्या होता है, पथरी जमेगी तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन क्या होगा, आसानी से होगा या कठिन होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन क्या हो जाता है, कठिन होता है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कठिन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, तो ब्लड आएगा यहाँ पे, पर ब्लड का फिल्ट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे होगा, मतलब बहुत ही कम होगा। तो जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को मूत्र त्याग के समय क्या होता है, दर्द का अनुभव होता है। मूत्र त्याग के समय क्या होता है, व्यक्ति को दर्द का अनुभव होता है। ये आपके था किडनी स्टोन। एक तो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की, जिसे किडनी स्टोन भी बोलते हैं। और ये क्या करती है आपके, इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन आसानी से नहीं होता। फिर आगे बात करते हैं हमारे अगला रोग कौन सा है। इन रोगों को आप एक बार वापस देख लो। एक तो कौन सा था आपके, यूरेमिया, मतलब रक्त में क्या हो जाता है, यूरिया की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा, जिसे यूरेमिया बोलते हैं। और व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। गाउट में क्या था, जोड़ों में क्या जमा हो जाता है आपका, यूरिक एसिड। क्या जमा हो जाता है, यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द होता है। ये एक आनुवंशिक बीमारी है। फिर किडनी स्टोन के बारे में बात कर ली, ऑक्जेलिक एसिड जमा, कैल्शियम ऑक्जेलेट जमा हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, मूत्र त्याग के समय व्यक्ति को दर्द होता है। फिर अगला हमारा रोग है 4 और, जिसे बहुत, एक तो है ग्लाइकोसूरिया, डायबिटीज़ इंसिपिडस, हीमेटोयूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे एक तो हीमेटोयूरिया, एक ध्यान देना आप हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमेटोयूरिया मतलब हीमेटो, हीम बोलते किसको है, हीम किसको बोलते हैं, आरबीसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, आरबीसी को। कि रक्त में क्या होता है आपके, आरबीसी या यूरिया होती है। तो यूरिया क्या होती है, मूत्र त्याग के समय क्या होता है, आरबीसी का भी स्त्रावण होता है, रक्त का भी स्त्रावण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हीमेटोयूरिया। हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना, आरबीसी में पाया जाता है। तो यूरिया के साथ में, मतलब रक्त के साथ में किसका स्त्रावण होता है, आरबीसी का, या रक्त का स्त्रावण भी होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हीमेटोयूरिया। ये आपके मूत्र संबंधित रोग, एक तो हीमेटोयूरिया याद रहेगा। अच्छा वापस बताऊं, कौन सा बताऊं मावे, हीमेटोयूरिया। चलो हीमेटोयूरिया में वापस बता देता हूँ क्या होता है। कि हीमेटोयूरिया, देखो यहाँ पे नाम क्या रहा है, बस नाम से याद रखो। यहाँ पे नाम क्या रहा है, हीम। हीम मतलब एक हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन होता है रक्त में। कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आपके आरबीसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आरबीसी में। तो यूरिया मतलब यूरिया किस में होता है, मूत्र त्यागते समय यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। तो मूत्र त्याग के समय आरबीसी या रक्त का विसर्जन होना, साथ साथ में विसर्जित होना, वो क्या कहलाता है आपका, हीमेटोयूरिया। क्या कहलाता है, हीमेटोयूरिया। याद रहेगा ये हीमेटोयूरिया, कि मूत्र त्याग के समय रक्त का भी विसर्जन होता है, जिसे क्या कहते हैं, हीमेटोयूरिया।
फिर आगे है आपका हीमोग्लोबिन यूरिया। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन यूरिया। कि रक्त के साथ में किसका स्त्रावण होता? हीमोग्लोबिन का उत्सर्जन होना, वो क्या कहलाता है आपका? हीमोग्लोबिन यूरिया। रक्त के साथ में हीमोग्लोबिन का उत्सर्जन होना, वो क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन यूरिया। और अगर रक्त के साथ में आरबीसी का या रक्त का उत्सर्जन होता है तो वो क्या कहलाता है आपका? हीमेटो यूरिया। दोनों आपस में मिलते जुलते, आसानी से याद हो जाएंगे बस नाम से। हीमेटो मतलब आरबीसी और हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन का उत्सर्जन होता है यूरिया के साथ में। फिर अगली बात करते हैं हम एक ग्लाइकोसूरिया। फर्स्ट नंबर वाला वापस कौन सा है? ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया, यहाँ पे नाम क्या आ रहा है? ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन वापस किस में बदलता है? ग्लूकोज में। किस में बदलता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार की शर्करा है। क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा है। तो मूत्र त्याग के समय शर्करा का भी या ग्लूकोज का भी बाहर विसर्जन होना, वो क्या कहलाता है आपका? ग्लाइकोसूरिया। क्या कहलाता है? ग्लाइकोसूरिया। और ये रोग हमेशा कब होता है? शुगर वाले पेशेंट में। किस में होता है ग्लाइकोसूरिया? आपके शुगर वाले पेशेंट में होता है। क्योंकि उनमें क्या होता है? मूत्र विसर्जन के साथ में किसका स्त्रावण होता रहता है? ग्लूकोज का भी उत्सर्जन होता रहता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वो जहाँ पे मूत्र विसर्जित करता है वहाँ पे चींटी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके मूत्र में क्या होता है? आपके ग्लूकोज की मात्रा भी रहती है, और ग्लूकोज कैसा होता है? मीठा होता है, इसलिए वहाँ पे क्या आ जाती है? चींटी आ जाती है। तो मूत्र विसर्जन के समय ग्लूकोज का भी स्त्रावण होना, वो आपके क्या कहलाता है? ग्लाइकोसूरिया। और ये ग्लाइकोसूरिया कब होता है? आपके शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें। और शुगर वाले पेशेंटों में क्या होता है आपके कि जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन। तो आप कमेंट करके बताओ कि ये इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? कमेंट करके बताओ इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन पाचन तंत्र में मैंने पढ़ाया था आपको, 3 ग्रंथियां पढ़ी थी, उनमें से एक ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। पता है या नहीं है? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? इंसुलिन का अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका किसकी होती है? आपके अग्नाशय ग्रंथि की जो आपके अल्फा कोशिका होती है, उन अल्फा कोशिकाओं के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में रक्त की में जो ग्लूकोज होता है उसको कंट्रोल में करता है। रक्त को में जो ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। और ये इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो रक्त में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और यही ग्लूकोज क्या होता है? जब ब्लड छनता है तो ये मूत्र के साथ में ग्लूकोज भी छन जाता है और मूत्र के साथ बाहर विसर्जित हो जाता है, और इस रोग को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया। समझ में आ गया? हीमेटोयूरिया पता चल गया क्या है? कि रक्त की मूत्र के साथ में रक्त का भी विसर्जन होना। हीमोग्लोबिन यूरिया मतलब जो आपके मूत्र विसर्जन के साथ हीमोग्लोबिन का भी विसर्जन होना। और ग्लाइकोसूरिया मतलब रक्त के जो आपके मूत्र विसर्जन के समय किसका विसर्जन होना? साथ में ग्लूकोज का विसर्जन होना, वो आपके क्या कहलाता है? ग्लाइकोसूरिया। ये 3 रोग पता चल गए? कमेंट करके बता दो ये 3 रोग पता चल गए। तो फिर आगे चलते हैं हमारे डायबिटीज इंसिपिडस के आगे। कमेंट करके बता दो ये तीनों पता चल गए तो चलो समझ में आ गया है ना। तो एक हमारे रोग पीछे बचा है, एक डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सा है? डायबिटीज इंसिपिडस। इस डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में पढ़ते हैं कि ये डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, कौन सा रोग है। तो इसमें क्या होता है? एक हमारे पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ध्यान रखना, एक हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन को बोलते हैं एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब यहाँ पे पूरा नाम देखना, इसका नाम क्या हो रहा है?
एंटी, एक तो ए का मतलब क्या हो जाएगा एंटी, डी का मतलब हो जाएगा डाई, और यूरेटिक, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। अब यहाँ पे इस नाम में क्या स्पेशल लग रहा है आपको, कौन सा नाम स्पेशल लग रहा है बताओ, जो आपके मूत्र विसर्जन से संबंधित है। इसका पूरा नाम क्या, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। इसमें कौन सा नाम स्पेशल लग रहा है आपको, यूरेटिक। यूरेटिक मतलब क्या होता है, यूरिक अम्ल, क्या होता है यूरिक अम्ल। तो इस समय क्या होता है, एंटी डाई यूरेटिक अम्ल मतलब क्या होता है कि ये हार्मोन जब स्रावित ज़्यादा हो जाता है तो इस समय क्या होता है कि व्यक्ति की जो समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है उसमें जल का अवशोषण क्या हो जाता है आपके बिल्कुल ही कम हो जाता है, जल का अवशोषण क्या हो जाता है बिल्कुल ही कम हो जाता है। अब आपके शरीर में क्या होता है, जल का अवशोषण बिल्कुल ही कम होगा तो उस समय क्या होगा, उस रोगी व्यक्ति को बार बार क्या होगा, मूत्र त्याग करने की प्रॉब्लम होगी। वो क्या करता है, बार बार अधिक मात्रा में मूत्र का त्याग करता है। इसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। और यही रोग किस में होता है, यहाँ पे डायबिटीज मतलब शुगर वाले पेशेंट में यही बीमारी सेम ही होती है, डायबिटीज इंसिपिडस। पता चल गया कि क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब एडीएच हार्मोन के अल्प स्रावण के समय क्या होता है, एडीएच हार्मोन के कम स्रावण होता है तो जल क्या होता है हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता, और ये जल क्या होता है बार बार उत्सर्जित होता रहता है, जिससे बार बार मूत्र का विसर्जन होता रहता है। पता चल गया ये डायबिटीज इंसिपिडस। चलो तो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसके बारे में है आगे एक आपके 3 रोग और हैं, एक तो पाईयूरिया, एक तो पीलिया, एक एल्केप्टोनूरिया। पीलिया तो आपको पता है कि पीलिया क्या होता है कि मूत्र में क्या होता है, पित्त वर्णकों की अधिकता या मूत्र का जो पीला रंग होता है वो कौन से वर्णक के कारण है, पता है तो कमेंट करके बताओ। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, कमेंट करके बताओ। नहीं, ये आज लास्ट है, ये चैप्टर आज करवा दूंगा, बाकी का जो अगले वाला चैप्टर है वो कल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। ये आज चैप्टर हो जाएगा पूरा, बस 10 मिनट का और है। बिलीरुबिन के कारण नहीं होता है वीरेंद्र, मूत्र का पीला रंग होता है आपके यूरोक्रोम या यूक्रोमेटिन के कारण। किसके कारण, कौन सा वर्णन, यूरोक्रोम या यूक्रोमेटिन के कारण। यूरोक्रोम या यूक्रोमेटिन के कारण क्या होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। ये 2 वर्णक पाए जाते हैं, इन वर्णकों की अधिकता के कारण क्या हो जाता है, मूत्र का रंग क्या हो जाता है, ज़्यादा पीला हो जाता है, या इस रोग को क्या बोलते हैं, पीलिया कहते हैं। ठीक है, ये तो आपके था पीलिया के बारे में कि पित्त वर्णकों की अधिकता के कारण। बिलीरुबिन और विल्वर्डिन, हाँ ये भी ठीक है इसमें, क्योंकि मूत्र के साथ में ये भी आपके सम्मिलित रहते हैं। बिलीरुबिन और विल्वर्डिन 2 वर्णक होते हैं, आपका भी करेक्ट है। और यूरोक्रोम और यूक्रोमेटिन ये सारे वर्णक क्या होते हैं, अधिकता होने के कारण मूत्र का रंग कैसा हो जाता है, पीला, और इस रोग को क्या बोलते हैं, पीलिया। फिर अगला रोग है हमारे पाईयूरिया। कौन सा रोग है, पाईयूरिया। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये पाईयूरिया होता क्या है। इस पाईयूरिया के बारे में बात करते हैं। पाईयूरिया में क्या होता है, और इस पाईयूरिया को आपने नॉर्मल आम भाषा में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं आम भाषा में इस पाईयूरिया को, कि मूत्र में मवाद कोशिकाओं का पाया जाना। मवाद कोशिकाएं मतलब गांठ नुमा कोशिकाएं पाई जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, मूत्र विसर्जन के समय दर्द होता है। ठीक है, गांठ नुमा कोशिकाएं पाई जाती है और जिस समय क्या होता है, मूत्र विसर्जन में दर्द होता है, और उसे क्या बोलते हैं, पाईयूरिया बोलते हैं। और अगला रोग है आपके एल्केप्टोनूरिया, मतलब ब्लैक यूरिन डिजीज। क्या, ब्लैक यूरिन डिजीज। इसमें क्या होता है, मूत्र में एल्केप्टिन, एक तो कौन सा होता है, एल्केप्टिन, और एक कौन सा होता है आपके होमोजेंटिसिक। एक कौन सा अम्ल होता है, होमोजेंटिसिक अम्ल। ये अम्ल क्या करते हैं आपके,
ये कहलाते हैं आपके एल्केप्टोनूरिया। क्या कहलाते हैं? एल्केप्टोनूरिया। और जब ये मूत्र विसर्जन करते हैं तो इनका भी क्या होता है, हो जाता है, साथ में विसर्जन हो जाता है। और जैसे ये क्या करते हैं, वायु के संपर्क में आते हैं और ये कैसे कलर के दिखाई देने लग जाते हैं, आपके ब्लैक कलर के दिखाई देने लग जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज। बस दो नाम याद रखो, एल्केप्टिन, होमोजाइंटिस। एल्केप्टिन और होमोजाइंटिस मूत्र के विसर्जन के समय बाहर विसर्जित हो जाते हैं। जैसे ये वायु के संपर्क में आते हैं तो किस कलर के दिखाई देते हैं, ब्लैक कलर के। और इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज। पता रहेगा ये कि ब्लैक यूरिन डिजीज क्या होता है। अच्छा, ये वापस बताऊं, एल्केप्टोनूरिया। बस इसमें आपको क्या करना है, दो यौगिकों के नाम याद रखें। कौन कौन से? एक तो एल्केप्टिन, एक हो जाएगा होमोजेंटिसिक। ये आप बुक में नाम देख लेना दो यौगिकों के, कि एल्केप्टिन और होमोजेंटिसिक ये दो यौगिक होते हैं। इनका मूत्र के साथ में विसर्जन किया जाता है। किसके साथ में? मूत्र के साथ में विसर्जन किया जाता है। तो ये जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं तो ये किस कलर का दिखाई देने लग जाता है, मूत्र आपके ब्लैक कलर का। और इसीलिए इससे क्या आपको बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज। इससे क्या बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज। एल्केप्टिन और होमोजेंटिसिक रोग, इनके नाम लिख देता हूं मैं वापस। एक तो एल्केप्टिन और एक हो जाएगा आपका होमोजेंटिसिक। होमोजेंटिसिक ये दो क्या करते हैं, आपके मूत्र के साथ में विसर्जित हो जाते हैं। और जैसे ये वायु के संपर्क में आ जाते हैं तो एक कैसे कलर के दिखाई देते हैं, आपके ब्लैक कलर के। इसलिए इससे क्या बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं। यहाँ तक आपके रेडी है ये चैप्टर। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एक लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। कमेंट करके बता दो इतना रेडी है तो। लास्ट टॉपिक है रुधिर अपोहन डायलिसिस प्रोसेस, या हीमोडायलिसिस बोलते हैं जिसे। उसमें सिर्फ आपको डायग्राम के द्वारा ही समझना है। अब देखो यहाँ पे डायलिसिस प्रोसेस, ये आप डायग्राम देखो इसमें कि डायलिसिस प्रोसेस। कल पूछा था वीरेंद्र ने कि सर किडनी अगर फेल हो जाती है या काम करना बंद कर देती है तो क्या होता है ना, कि किडनी अगर काम करना बंद कर देती है तो क्या होता है। तो अगर किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो क्या होता है, कि अगर दोनों किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और अगर आपकी एक किडनी खराब हो जाती है, कार्य करना बंद कर देती है, तो उस समय ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपके व्यक्ति स्वस्थ भी रह सकता है और आपके वापस उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उस समय क्या होता है, किडनी क्या कार्य करती है हमारे शरीर में, ब्लड को फिल्टर करने का। किसका? ब्लड को फिल्टर करने का, मतलब शुद्ध करने का कार्य करती है। तो अब एक किडनी क्या हो गई, खराब हो गई, तो दूसरी किडनी के द्वारा क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन ज़्यादा नहीं होगा, पीछे रह जाएगा। तो उस प्रकार क्या किया जाता है, आपको ब्लड को फिल्टर करने के लिए आपकी कौन सी प्रोसेस करवाई जाती है, जिसे बोलते हैं अपोहन। हिंदी में बोलते हैं अपोहन, और इंग्लिश में बात करें तो उसे बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ठीक है, कौन सी प्रोसेस होती है आपके अपोहन या डायलिसिस में? क्या किया जाता है, रुधिर को रोगी व्यक्ति से बाहर निकाल के उसका शुद्धिकरण करके उसको वापस उस रोगी के व्यक्ति में डालना आपके क्या कहलाता है, अपोहन या डायलिसिस कहलाता है। अब इसका आप डायग्राम देखो यहाँ पे। इस डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं कि डायलिसिस होता क्या है, क्या प्रोसेस होती है। कि अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो उसके द्वारा उस रोगी व्यक्ति के शरीर से क्या किया जाता है, उस ब्लड को निकाला जाता है। ये आपके देखो यहाँ पे एक सीरा है, ब्लू कलर की है। तो ब्लू कलर की जो भी हमारे शरीर में पेशियाँ पाई जाती है वो क्या होती है, आपके सीरा। इस सीरा के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड को बाहर निकाला जाता है। ब्लड को बाहर निकाल लिया। ब्लड को बाहर निकालने के बाद में बाहर निकालने के यहाँ पे ये ब्लड पंप है, जिसके द्वारा इसका ब्लड प्रेशर बताया जाता है। ब्लड पंप के द्वारा आगे आपके प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे ब्लड जाता है। और ये एक आपके यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी, मतलब कृत्रिम किडनी लगी होती है। क्या होती है, कृत्रिम किडनी होती है। कृत्रिम किडनी के द्वारा क्या किया जाता है, आपके इस वाटर के द्वारा, जो आपके एक विशेष प्रकार का होता है पदार्थ, इसके द्वारा इस ब्लड में से अशुद्धियों को क्या किया जाता है, छाना जाता है। क्या किया जाता है, ब्लड को छाना जाता है।
ये एक सारी प्रोसेस कृत्रिम उपकरण होता है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं कृत्रिम किडनी। क्या बोलते हैं? कृत्रिम किडनी या वृक्क बोल सकते हैं। इसके द्वारा ब्लड को छाना जाता है और इसके द्वारा यहाँ पे क्या हो जाती है, आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। अब जैसे ब्लड का शुद्धिकरण हो गया है यहाँ पे, तो जो शुद्ध रक्त है वो वापस आपके ब्लड पंप के द्वारा, एक ब्लड ट्रैप होता है उसके द्वारा ब्लड को क्या किया जाता है, वापस उस जो रोगी व्यक्ति उसके शरीर में वापस ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये ब्लड निकाला भी आपके सिरा से जाता है और वापस डाला भी किस में जाता है, सिरा में डाला जाता है। ये प्रोसेस आपके उस रोगी व्यक्ति में हर 1 महीने में प्रोसेस करवाई जाती है कि एक किडनी अगर कार्य करना बंद कर देती है तो रुधिर का शुद्धिकरण नहीं होता, तो उस समय आपके प्रोसेस करवाई जाती है। कौन सी? अपोहन या रुधिर अपोहन। ब्लड को निकाल लिया, कृत्रिम किडनी के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर दिया और वापस उस ब्लड को उस व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफ़र कर दिया। ये आपके इतनी प्रोसेस थी आपके अपोहन की, या जिसे हीमोडायलिसिस बोलते हैं, कि रक्त को शरीर से बाहर निकालकर, रोगी व्यक्ति के शरीर से बाहर निकालकर उस रक्त में से यूरिया और अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने की प्रोसेस ही आपकी क्या कहलाती है, अपोहन या हीमोडायलिसिस कहलाती है। ये आपके चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। समझ में आ गया? ये आपके प्रोसेस है हीमोडायलिसिस की इतनी, कि एक तरफ से तो ब्लड आ रहा है, जा रहा है, और दूसरी तरफ से ब्लड वापस डाला जा रहा है। ये सारी प्रोसेस, ये कृत्रिम उपकरण है यहाँ पे। किडनी के द्वारा कृत्रिम किडनी होती है और इसके द्वारा ब्लड को छाना जाता है। इतना समझ में आ गया? रहिए चैप्टर ओके है तो बता दो, डन है? कमेंट करके बता दो चैप्टर रेडी है तो। चलो ठीक है, तो चैप्टर कल मैं आपके इसके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा, सिर्फ आपको एक एक लाइन में उसका आंसर बताना है, ठीक है? तो आप चैप्टर रेडी रखना, जितना मैंने बताया था उतना आपको वापस पढ़ लेना है, और मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा, आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा और वो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सिर्फ एक एक लाइन या एक एक वर्ड के आंसर आएंगे उनके। हाँ वीरेंद्र, कल 11 बजे सिर्फ इस चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, और उसके द्वारा आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि आपको कितना याद है। ठीक है महावीर, कल पढ़ लेना। ये आपके वापस चैप्टर का मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, कम से कम आपके 25-30 क्वेश्चन रहेंगे। सिर्फ आपको एक लाइन या एक वर्ड में उसका आंसर देना है, और उसके द्वारा आपका पता चल जाएगा कि आपको कितना रेडी हो रहा है अभी चैप्टर, कितने % तक आप याद कर सकते हो। चलो ठीक है, तो बाय।